दोस्तों आज भारत नेशनल स्टार्टअप डे मना रहा है और आज हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में स्टार्टअप डे के मौके पे अपने चीफ गेस्ट के साथ बैठे हैं। और जब स्टार्टअप की बात हुई है तो इंडिया में बिजनेस की बात हो रही है और बिजनेस में से एक ऐसा बिजनेस जिसको हम जनरली ध्यान नहीं देते हैं वो बिजनेस है शादी का बिजनेस। और 140 करोड़ का देश और अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है कि साल में कितनी शादियाँ होती हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा शादियाँ होती हैं साल में। और आप जान के हैरान होंगे कि नवंबर 12 से दिसंबर 16 तक 2 महीने के समय में 6 ट्रिलियन का बिजनेस हुआ है शादियों का। और हमारा जो इंडियन इकॉनमी है उसमें 130 करोड़ का बिजनेस हो रहा है शादियों को लेकर। तो शादियों के बिजनेस से बात चली और हमारे आज के जो चीफ गेस्ट हैं शादी.com के फाउंडर हैं, ओनर हैं और शादी से बात शुरू की है। और कल इन्होंने आने से पहले एक ट्वीट किया था कि ससुराल पे जा रहा हूँ। तो हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ अनुपम जी हैं, कि आज आप चंडीगढ़ में आए हैं और कल आपने ट्वीट किया था कि ससुराल जा रहा हूँ, क्या कनेक्शन है इसका? तो सर कनेक्शन तो यही है कि आपकी चंडीगढ़ की लड़की मुझे ब्याही है, तो आपका बड़ा उपकार है मुझ पर। माई वाइफ इज़ फ्रॉम चंडीगढ़ एंड तो मदर इन लॉ अभी भी यहीं रहती हैं, तो यहाँ आए थे तो एक मौका उनसे भी मिलने का मिला। तो बड़ा अच्छा लगता है यहाँ के, बिकॉज़ माहौल ही कुछ ऐसा है, इतना प्यार, इतना अपनापन और इतनी खातिरदारी होती है कि मन अच्छा लगता है। बहुत That's अच्छा। why। तो पंजाबियों में साथ रिश्ता हुआ तो आपको बहुत पंजाब आके अच्छा लगता है। हाँ जी बिल्कुल। शादी.com की आइडिया के बारे में बताइए। आपने अपनी शादी के बारे में तो बता दिया, लेकिन शादी.com का आइडिया कैसे जनरेट हुआ और लाइफ में कैसे आपने स्ट्रगल की? क्योंकि आज स्टार्टअप डे है और हमारे देश का यूथ आपको एक इंस्पिरेशन लीडर के तौर पे देख रहा है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि लोग सोचते हैं कि स्टार्टअप करने से या कुछ ऐसा मैं कर लूँ जिससे मेरी ज़िंदगी में संघर्ष ना हो। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी कह रहा था, ये तो मुमकिन ही नहीं है। आप कुछ भी करोगे लाइफ में तो संघर्ष तो होना ही है। सबसे बड़ा बदलाव जो हमारे देश में ये आया है कि अब आप अपना संघर्ष थोड़ा बहुत चुन सकते हो, क्योंकि काफ़ी मौके, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हो गई है लोगों के पास, नए नए बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज़ सीखने। जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में काफ़ी कुछ सीख सकते हो आप। मुझे बता रहे थे कि आप लखनऊ में अभी यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं जहाँ पर कोडलेस एआई विल बी टॉट। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हो गई, लेकिन संघर्ष सभी को करना पड़ता है। और उसी तरह मैंने भी संघर्ष किया। मैं जब से 13 साल का था तब से मैंने बिजनेस, बिकॉज आई एम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, मेरे पिताजी ने भी बिजनेस खुद का बनाया ज़ीरो से स्टार्ट करके, तो मैंने उन्हीं से प्रेरणा लेके मैंने कहा मैं भी बनाऊंगा। लेकिन मेरा कोई भी बिजनेस चला नहीं। फिर पिताजी के साथ 1-2 साल काम करके कोशिश की, सभी जगह संघर्ष रहा। तो मुझे ऐसा लगा कि ये देश में कुछ खोट है, कुछ बन नहीं रहा है। लेकिन हाथ पैर मार के ये समझ में आ गया कि मुझे ही कुछ सीखना बाकी है। तो मैं अमेरिका गया और वहाँ पर पढ़ाई की और काफ़ी मेहनत की, कुछ साल काम किया वहाँ पर। और उसी दौरान मैं इंडिया आया हुआ था एक वेकेशन के लिए। तो एक सज्जन आए ऑफिस में, पिताजी की ऑफिस गया था मैं उनसे मिलने। तो एक सज्जन आए कह के कि मैं आपके पिताजी का मित्र हूँ। लेकिन उनसे 2-4 मिनट बात करके मैं समझ गया ये मित्र नहीं है, ये मतलब शादियों का काम कराते हैं वो वाले मित्र हैं। तो मैंने कहा भाई ये सब बातें छोड़ो, आप मेरे को बताओ आप करते कैसे हो ये काम। तो उसने समझाया, मेरे पास 50-100 बायोडाटा है, मैं 100 लोगों को जानता हूँ। तो मैंने कहा यार मुझे अगर लाखों में एक चाहिए तो तुम तो 200 लोगों की बात कर रहे हो, तो कैसे मिलेगी। तब मुझे समझ में आया कि वक्त बदल रहा है, इसको अगर हम इंटरनेट पे डाल दें तो सच में लाखों में एक मिलने लगेंगे लोगों को। आप पूरी दुनिया छान लीजिए, वहीं से देखिए आप, सिर्फ इसके वज़न पर क्यों निर्भर हो आप। तो वो आइडिया को लेके हमने कुछ शुरू कर दिया। फिर मैं वापस अपना यूएस चला गया, ये चलता रहा 4-5 साल। फिर 2003-4 में जब मैं लौट के आया तब मैंने कहा इसको तेज़ी से आगे बढ़ाते हैं। एंड देन जर्नी ऑफ शादी.com स्टार्टेड। फिर हमने मकान.com खोला,
फिर हमने मौज मोबाइल, इंडियाज़ फर्स्ट मोबाइल गेमिंग कंपनी बनाई। फिर मैंने स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया और कुछ साल पहले शार्क टैंक में आना शुरू किया। तो ये जर्नी रही है, लेकिन दिस इज़ एज यू सेड इन अ नटशेल। इसके पीछे जो पापड़ बेले हैं वो कभी ज़्यादा वक्त मिलेगा तो आपको बताएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा। जैसे आपने जब शुरू किया शादी.com तो उस टाइम पे ये बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट था और लोगों को बहुत फ़ायदा भी हुआ इसका, कन्वीनियंस भी हुई और अच्छे रिश्ते भी हुए लोगों के, सोलमेट भी लोगों को आपके पोर्टल की वजह से मिले। लेकिन अब समय बदला है, सोसाइटी बदल रही है, समय में चेंज आ रहा है। तो अब तो बहुत सारी लाइफस्टाइल में ऐसी चेंज आ गई हैं कि डेटिंग ऐप्स आ गई हैं, बहुत सारे और ऐसे नए कॉन्सेप्ट आ गए हैं। क्या आपको कुछ चैलेंज लग रहा है कि पुराना सिस्टम अभी आगे कंटिन्यू करेगा, जहाँ कुछ आपको नया करना पड़ेगा? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। और ऐसा है ना कि इसको समझने के लिए हमको एक ब्रॉडर लेवल पे समझना पड़ेगा कि हम हमारे देश में शादी को किस तरह से देखते हैं, समझते हैं। तो काफ़ी लोग ये सोचते हैं, काफ़ी लोग को ये गलत फहमी है कि शादी.com एक अरेंज्ड मैरिज प्लेटफॉर्म है। ये बिल्कुल सही नहीं। हमें बहुत सालों से ऐसा लगता था, और लोग जब दुनिया देखते हैं वो आसान होता है, दो बकेट में डिवाइड कर दिया सब कुछ, अरेंज मैरिज और लव मैरिज। तो इफ़ इट इज़ नॉट लव मैरिज, इट इज़ अरेंज मैरिज, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। हमारे इंडिया में एक नए टाइप की मैरिज है और वही आगे चल के रहेगी, विच इज़ कॉल्ड प्लैंड मैरिज। मतलब आप, अरेंज मैरिज तो ख़त्म हो रहा है और हो जाएगा पूरी तरह से। कोई ऐसा नहीं चाहता है कि हमारे लाइफ पार्टनर की चॉइस बिना देखे बिना समझे हम करें आज की तारीख में। बट प्लैंड मैरिजेस, जब आप एक उम्र तक पहुंचते हो तब हमारी देश की सारी जनता 140 करोड़ लग जाते हैं आपकी शादी करवाने में, है ना? सिर्फ यही बातें होती सही है। है। तो ये उम्र 22-23 से लेके 32 तक, ये थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसी उम्र के बीच में आपकी निगोशिएशन शुरू हो जाती है परिवार के साथ। वो कहते हैं अभी कर लो, आप कैसे ना कैसे 1-2 साल और ले लेते हो, लेकिन आप भी राज़ी हो जाते हो करने के लिए, क्योंकि कंडीशनिंग ऐसी है कि करना तो है ही, मुझे भी, आपके दोस्त भी कर रहे हैं। तो फिर वो खोज शुरू होती है और वो कहते हैं कि भगवान ने सारी जोड़ियाँ बना के भेजी है, लेकिन ये जोड़ियाँ एक दूसरे को सिर्फ 1% खोज पाती है, बाकी हम भगवान का काम कर लेते हैं यहाँ पर। नहीं, बहुत अच्छा। तो ये जो प्लान्ड मैरिज का कॉन्सेप्ट है, ये कहीं नहीं जाने वाला है। हमारे देश में बहुत पवित्र बंधन के तौर पे देखा जाता है मैरिज को, और मैं समझता हूँ कि मैरिज एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हमारा इंस्टीट्यूशन है पूरी दुनिया में। कंपैरेटिव देखेंगे तो हमारा मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है अपने आप में बहुत मजबूत है और बहुत अच्छे तरीके से हमारे चाहे ट्रेडिशनल तरीका था, चाहे अब बच्चे एक दूसरे को समझ के शादियाँ करा रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम आपसे और भी समझना चाहेंगे कि देश ने बहुत प्रगति की है। 2004 की बात करें, मैं आंकड़े देख रहा था तो रजिस्टर्ड हमारे जो स्टार्टअप हैं उस टाइम पे शायद 350 के आसपास थे। आज हम 2024 के रजिस्टर्ड स्टार्टअप की गिनती देखते हैं तो 1.5 लाख से भी ऊपर स्टार्टअप हमारे रजिस्टर्ड है। इतनी बड़ी चेंज जो आई है, बहुत ड्रास्टिक चेंज आई है, इसको आप कैसे देखते हैं? तेज़ी से हमारे देश में स्टार्टअप बनाने का जो जज्बा है वो पूरी तरह से लोगों में समर्पित हो गया है, बस गया है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि 2-3 चीज़ें हुई है, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं मानता हूँ, जो पहले हम सोचते थे कि स्टार्टअप करना, तो इसको इसी तरीके से देख रहे हैं। आपने शादी की बात की तो एक तरीके से देखते हैं। 10-11 की बात है, एक फाउंडर हैं हमारे इंडियन फाउंडर, अभी मल्टी-बिलियन डॉलर कंपनी चलाते हैं। वो मेरे पास आए थे, कहा कि आप मेरे स्टार्टअप में पैसे डालो। मैंने कहा क्यों भाई? तो इसे 2 काम हो जाएंगे मेरे। मैंने कहा क्या हो जाएगा? एक मेरी गर्लफ्रेंड है और उनके माता पिता मुझसे शादी करने नहीं देंगे क्योंकि मेरे पास नौकरी नहीं है। तो आप पैसे डालोगे तो वैलिडेशन मिल जाएगी और मेरी स्टार्टअप की फंडिंग हो जाएगी। मैंने कहा भाई कमाल है, मैं शादी खुद करवाता हूँ, तुम मुझसे ही पैसे लेके करवाओगे। बट जोक्स असाइड, पॉइंट इज़ कि वो एक वक्त था कि अगर आपके पास नौकरी ना हो
तो आपको कोई अपनी बेटी नहीं देना चाहता था, बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स वर कंसिडर्ड, हमारी ऐसी छवि बन गई थी, हमारा ऐसा सोचने का तरीका हो गया था कि बिजनेस कर रहे हो तो कुछ गलत कर रहे हो आप, मतलब कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो गैर कानूनी है शायद, राइट, और टेढ़े काम कर रहे हो। लेकिन पिछले 15-20 साल में जो आंदोलन आया है, अभी हर कोई स्टार्टअप पहले पूछते हैं भाई ये स्टार्टअप फाउंडर है तभी मैं मेरी बेटी का हाथ दूंगा। तो ये बदलाव इसलिए आया है क्योंकि लोगों को एक तो अपने आप में विश्वास होने लगा। देखिए, विश्वास के बिना आदमी 10 कदम नहीं चल सकता। अगर आप ये सोचिए 50 साल पहले कोई माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ा था, आज हर कोई चढ़ रहा है माउंट एवरेस्ट। तो लोगों ने अपने आसपास देखा कि भाई इतने स्टार्टअप बन रहे हैं, लोग इतने पैसे उठा रहे हैं, इंटरनेट ने इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल कर दिया। तो आप यूएस की कहानियाँ पढ़ सकते हो कि भाई इसने $1 बिलियन की कंपनी बना ली, इसने $10 बिलियन की कमा ली। तो लोगों में ये समझ में आने लगा कि भाई धंधा तो मैं भी करता हूँ, मेरे माता पिता भी करते हैं, चाहे फार्मर ही हो चाहे पान की दुकान ही हो, लेकिन इनमें और उसमें क्या फ़र्क है। तो वो रुचि जागी, वो एक समझ में आने लगा स्टार्टअप मतलब डूइंग अ बिजनेस एट स्पीड एंड स्केल। वो मैं मानता हूँ स्टार्टअप की परिभाषा। नहीं तो स्टार्टअप तो हर बिजनेस हो गया, ऑटो रिक्शा वाला भी स्टार्टअप है, बट डूइंग अ बिजनेस एट स्पीड एंड स्केल इज अ स्टार्टअप। तो इसको देख के लोगों को एक विश्वास जागा कि वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। रोल मॉडल्स मिले, फिर हमारे देश ने, हमारे सरकार ने कुछ ऐसे किया कि स्टार्टअप को एक वैलिडेशन दे दिया, उसको नाम देकर उसको रिकग्नाइज कर लिया एज अ राइट वे टू बिल्ड आवर इकोनॉमी इन आवर कंट्री। तो आई थिंक ये सब बातें जब हुई तो एक कॉन्फिडेंस जागा, और कॉन्फिडेंस इज़ द फर्स्ट इंग्रेडिएंट टू बिल्ड एनीथिंग इन लाइफ, और वही आज हम उसके फ्रूट्स देख रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। अब हम थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टार्टअप हब इंडिया बन गया है, तो आगे कैसे देखते हैं, इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? देखिए, थर्ड लार्जेस्ट आंकड़ों में तो हम बन गए हैं, हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी है आंकड़ों में एट एन एब्सोल्यूट लेवल, क्योंकि हमारी आबादी 140 करोड़ है। तो हर आंकड़ों में हम आगे ही निकलेंगे, बट एट अ पर कैपिटा बेसिस हम आज भी कहीं पीछे हैं अगर सच उसको देखा जाए तो। ये एक अपॉर्चुनिटी है, मैं मानता हूँ। हमें सक्सेसफुल अपने आप को तब मानना चाहिए जब हम $10 बिलियन a ईयर या $20 बिलियन a ईयर रेज नहीं करें। वो तो आंकड़े अपने आप जितनी बड़ी बनोगे दोज नंबर्स विल फॉलो, बट जब हम $500 बिलियन की कंपनी बना के उनको लिस्ट करके, जो ट्रेडिशनल कंपनी जो निफ्टी 50 में 50 कंपनी है ना, हमारी अगले 5 साल में 5 कंपनी वो निफ्टी 50 की ट्रेडिशनल कंपनीज को रिप्लेस करनी चाहिए। अगर आज आप यूएक्स का इंडेक्स देखोगे स्टॉक मार्केट का, तो 8 आउट ऑफ 10 कंपनीज आर कंपनीज दैट वर फाउंडेड इन द लास्ट 20 ईयर्स। इसका ये मतलब कि आप फ्यूचर रेडी हैं। अगर मोस्ट ऑफ योर कंपनीज ऑन योर इंडेक्स आर फाउंडेड 50 ईयर्स बैक, मतलब आप तो पास्ट में हो। तो ये बदलाव आएगा और आना चाहिए। अभी एक कंपनी तो ऑलरेडी रिप्लेस कर चुकी है। आई थिंक इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स यू विल सी 4-5 मोर कंपनीज। तो ये मैं सोचता हूँ अपना नेक्स्ट लक्ष्य होना चाहिए। 2047 में देश अपनी एक शताब्दी पूरी कर लेगा और विकसित भारत का एक जो गोल रखा गया है, उसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम के रोल को आप कैसे देखते हैं? विकसित भारत माने कि एक डेवलप्ड इंडिया। डेवलप्ड जिसे कहते हैं वो एक एब्सोल्यूट नंबर नहीं है। आज हम कोई भी चीज़ को डेवलप जब कहते हैं, हम रिलेटिवली देखते हैं। अमेरिका यहाँ है, चीन यहाँ है, तो हम यहाँ हैं, तो हम अंडर डेवलप्ड हैं या डेवलप्ड हैं। तो हम डेवलप्ड तभी ट्रू सेंस में कहलाएंगे जब ना सिर्फ हमारी जीडीपी बढ़ेगी, लेकिन हमारी जीडीपी की एक बहुत बड़ी मात्रा नए टेक्नोलॉजी से आएगी, तभी आप डेवलप्ड रह सकोगे। एक बार जीडीपी आगे पहुंचाना चलो ठीक है, लेकिन उसे बनाए रखना तभी पॉसिबल है इफ़ इट इज़ कमिंग एटलीस्ट 30-40% ऑफ द जीडीपी
is coming from new technologies, right? तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ज़रूरी है और स्टार्टअप्स प्ले अ सेंट्रल रोल इन दैट, क्योंकि स्टार्टअप की परिभाषा ही वो हो गई, हम पुरानी इंडस्ट्री थोड़ी डिसरप्ट कर सकते हैं। तो स्टार्टअप्स मोस्टली, अच्छा ब्रांड स्टार्टअप्स भी है, बट दे ऑपरेट इन द टेक्नोलॉजी स्पेस। तो जितना शेयर स्टार्टअप्स को जाएगा हमारा जीडीपी का अगले 20 साल में, उतना ये हमें फ्यूचर रेडी बनाएगा। सो आई थिंक दैट इज़ वन पार्ट। द सेकेंड पार्ट इज, बिसाइड्स बिल्डिंग ग्रेट टेक्नोलॉजी, हमें रोजगार भी पैदा करना है। 140 करोड़ लोग हैं, तो रोजगार इतने लोगों के लिए तभी पैदा होगा जब लाखों करोड़ों कंपनी बनेगी। तो दैट इज व्हाई स्टार्टअप्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आज पूरा राष्ट्र नेशनल स्टार्टअप डे मना रहा है और यूथ बहुत एक्साइटेड है। आपने देखा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे स्टार्टअप आइडियाज़ लेके स्टूडेंट्स ने आपके साथ इंटरेक्शन किया है। क्या मैसेज देना चाहेंगे और आज के इस दिन को कैसे देखते हैं? दो चीज़ कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि बड़ा सोचना या छोटा सोचना, दोनों सोच में मेहनत उतनी नहीं लगती है। तो ना तो बड़े सोचने के लिए पैसे लगते हैं, ना छोटा सोचने के लिए पैसे लगते हैं। तो आपके पास चॉइस है, आप बड़ा ही सोचो ना। बड़ा सोचोगे तो शायद कुछ बड़ा भी होगा। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात क्या है कि आजकल मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे नौजवान न्यूज़पेपर पढ़ के वैल्यूएशन के चक्कर में पहुँच जाते हैं कि मेरी कंपनी की वैल्यूएशन 100 करोड़ हो गई। वो अपना नाम पेपर में देखना चाहते हैं और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, सब कोई चाहता है कि मेरी प्रशंसा हो। लेकिन वैल्यू तभी बनती है जब आप लगातार लग के 10, 15, 20 साल मेहनत करें, ना यहाँ वहाँ देखें, फोकस के साथ एग्जीक्यूट करें जैसे आपने किया। एक एक चीज़ करनी पड़ती है। बाद में जाके जब आप एक जगह पहुँच जाते हो, फिर आप अपनी प्रशंसा करवाओ, सेलिब्रेट करो, वो सब ठीक है। लेकिन कहीं हमारे नौजवान कंफ्यूज हो रहे हैं कि मेरे गांव वाले ने कंपनी स्टार्ट कर ली, 5 मिलियन रेज कर लिया तो मुझे ज़्यादा रेज करना है। मेरे कॉलेज वाले ने एक कंपनी स्टार्ट करके इतने लोग हायर कर लिए तो मुझे, दैट इज़ नॉट द डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप्स। A startup means eventually building a successful business. Successful businesses are built with focus and execution and a commitment to the long term. तो ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। It is not all glamorous. वो every overnight success story is 20 years in the making. तो अगर आपके पास वो हौसला या वो दृढ़ता नहीं है कि मैं 20 साल लग के काम कर सकूं, तो कोई ऐसे लोगों के साथ लग जाओ जो कर रहे हैं, उनके साथ काम करो, नौकरी करो, उसमें कोई बुरी बात नहीं। बहुत अच्छा। दैट्स व्हाट इट टेक्स। आपको लगता है कि ये स्टार्टअप बिल्डिंग का काम है जो नेशन बिल्डिंग का ही काम है बेसिकली? बिल्कुल, आपने कह दिया, इससे बेटर मैं कह ही नहीं सकता था। शायद मैंने बहुत लफ्ज़ यूज़ कर दिए, इतनी बड़ी बात इतने छोटे लफ्ज़ों में कहने के लिए, बट आई थिंक यू सेड इट द बेस्ट। मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, हम समझना चाहते हैं, हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी विद एआई लेके आ रहे हैं, थ्रस्ट एरिया। एआई की इंटरवेंशन को आप कैसे देखते हो? हम उस एआई इकोसिस्टम स्टार्टअप का भी लेके आना चाहते हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर अभी हम 2025 में बैठे हैं, 20 साल पहले अगर मैं आपको ये पूछता कि, और कई लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया था, मैंने तभी इंटरनेट बिजनेस शुरू किया था, कि आप इंटरनेट को कैसे देखते हैं। मैं कोशिश करता समझाने की कि ये हो जाएगा, आप जो भी खाओगे पियोगे इंटरनेट पे ऑर्डर करोगे, आप अपने फ़ोन पे मैसेजिंग करोगे, आप हर काम अपने फ़ोन पे करोगे, ना सिर्फ कॉल करोगे, आप पिक्चर भी फ़ोन पे ही देखोगे। तो लोग सोचते कि ये शायद क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, इसमें लोग विश्वास नहीं करते, राइट, बिकॉज वो मुश्किल होता है, हैरानी होती। तो आज हम वही स्थिति पर हैं और ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। इंटरनेट को तो 15-20 साल लग गए ये पूरा काम करने में। एआई जो आएगा, बिकॉज द रेट ऑफ चेंज एक्सेलरेट्स विद टेक्नोलॉजी, तो अगले 5 साल में तो इतना कुछ बदल जाएगा इन टर्म्स ऑफ हाउ वी डू थिंग्स, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, कि फिर से हैरानी हो जाएगी। हम 5 साल बाद मुड़ के देखेंगे कि हम पहले ऐसा कैसे करते थे। मैं अभी कभी सोचता हूँ जी कि जब हम छोटे थे
तो दोस्तों के साथ बाहर जाते थे तो हम कोऑर्डिनेट कैसे करते थे कि कहाँ इतने बजे कहाँ मिलना है। फ़ोन तो थे नहीं, लेकिन अचंभित रह जाता हूँ मैं सोच के कि हम मिल भी लेते थे, पहुँच भी जाते थे। लेकिन टुडे यू कैन नॉट इमेजिन दैट। अगर आपको 10 लोगों के साथ प्रोग्राम बनाना है, आप फ़ोन के बिना बना के बता दो मुझे, नहीं हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी सो क्विकली गेट्स इनटू आवर लाइफ एंड बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ कि एआई के साथ भी यही होगा। मेरा ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ एटलीस्ट 20% ऑफ माई इंटरेक्शंस विद टेक्नोलॉजी इज एआई बेस्ड, राइट, और ये एक्सेलरेट होता रहेगा। तो आई थिंक इट इज़ द नेक्स्ट बिग वेव आफ्टर द इंटरनेट। फर्स्ट वॉज इन रिसेंट हिस्ट्री कंप्यूटर्स, देन इंटरनेट एंड नाउ एआई। तो उतना ही बड़ा आंदोलन है ये। मैं इसी सवाल का एक्सटेंशन लेना चाहूँगा थोड़ा सा। आपने बिल्कुल, आप इंडस्ट्री लीडर हैं, आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब इस सिचुएशन में इंस्टीट्यूशन जो हैं हमारे जैसी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं आने वाले बैच के, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, वेन एवर देर इज डिसरप्शन, जब भी कोई ऐसी नई चीज आती है जिससे सब कुछ बदल जाता है, हम ये नहीं समझ पाएंगे क्या कैसे बदलेगा। हमको ये पता है सब कुछ बदल जाएगा। तो जब ऐसा माहौल होता है तो यू कैनॉट ट्राई टू कंट्रोल और ट्राई टू प्रिडिक्ट क्या एग्जैक्टली होगा। ऐसे माहौल में द बेस्ट थिंग टू डू इज प्रोवाइड एन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोसिस्टम, और उसके बाद लोगों को आप खुला छोड़ दो। कौन क्या करेगा, वो क्रिएटिव एक्सप्लोजन जो होगा, जिस तरह से हमारी यूनिवर्स बना था जो कहते हैं कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, उसी तरह ये एआई एक्सप्लोजन होगा। वहाँ से क्या निकल के आएगा, कहाँ क्या गिरेगा, कौन क्या बनाएगा, ये हमें नहीं पता अब तक, बट इनक्रेडिबल वैल्यू विल बी क्रिएटेड। तो पीपल लाइक यू एंड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी शुड फोकस ऑन बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द इकोसिस्टम, जिससे कि जो भी एआई में काम करना चाह रहा है वो बहुत तेज़ी से कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही दिल से इंस्पायर भी किया, अपने विचार भी रखे और आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका धन्यवाद, आपने दिल से बुलाया, दिल से खिलाया और दिल से सराहा। आप ससुराल पे आए हैं और आपके ससुराल पे तो ये होना ही चाहिए। बिल्कुल बहुत बहुत सही बात है। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।